हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीआरपीसी की जजमेंट बाई सुप्रीम कोर्ट 2022 शुरू करेंगे। जितने भी लीडिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए हैं सीआरपीसी से संबंधित, उनकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सीआरपीसी का पहला निर्णय, सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और अन्य एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट। पहला केस देखें। इसमें प्रावधान क्या है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। प्रावधान आपको इसलिए समझना है कि आपको ये केस लॉ किन धाराओं में फिट करना है, वो प्रावधान में दी हुई है। थोड़ी सी समरी समझ में आती है कि मामले में हुआ क्या था, और ये आपके लिए है प्रावधान, आपको समझने के लिए है। निर्णय सार ही आपको पेपर में लिखना है। आप केस लॉ डालें और निर्णय सार लिख दें, पर्याप्त मैटर है। निर्णय सार में इतना ही समय होता है आपके पास मेंस में लिखने के लिए, सिर्फ आप निर्णय सार लिखें। तो प्रावधान देखें। ये सीआरपीसी की धारा 41 और 41 का से संबंधित है ये निर्णय, जैसा कि लिखा है हमने प्रावधान में। और हुआ क्या था इसमें, हुआ मतलब प्रश्न क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने, डिसाइड किस बात पे हुआ मामला, वो देखना होता है। अन्वेषण के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अभियुक्त की पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की शर्तें एवं अनिवार्यता तथा अभियुक्त के जमानत एवं संवैधानिक अधिकार। कहने का मतलब है, जब अन्वेषण हो रहा हो तो अभियुक्त की गिरफ्तारी, क्योंकि 41 धारा 41 में बताया गया है बिना वारंट की गिरफ्तारी, उसके बारे में बात हुई है। तो गिरफ्तारी और अभियुक्त की जो है पुलिस के समक्ष उपस्थिति की शर्तें क्या हैं, अनिवार्यताएं क्या हैं, अभियुक्त को जमानत से संबंधित क्या क्या संवैधानिक अधिकार मिले हैं, इन सब की बात की गई है। उसके अलावा दूसरे पॉइंट में प्रावधान है धारा 88, 170, 204, 209। उक्त धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई के दौरान जमानत प्रार्थना पत्र की अनिवार्यता। अगर ये धाराएं लगी हुई हैं तो जमानत पत्र की अनिवार्यता क्या है। और तीसरा प्रावधान है, जमानत के संबंध में क्या एक नए जमानत अधिनियम की आवश्यकता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश डाला है कि जो जमानत का तरीका चल रहा है, इससे हटके भी क्या कोई अलग से या अतिरिक्त या अलावा नया कर जमानत अधिकार, नया कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसपे जमानत नए तरीके से मिल सके। इन सारी बातों के बारे में इस केस पे प्रकाश डाला गया है। पहला निर्णय सार का पहला बिंदु देखें हम लोग। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये। पहले ही बिंदु में इन्होंने कहा है कि अन्वेषण संस्थाएं और उनके अधिकारीगण किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी करने और उसकी हाजिरी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41 का तथा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 के मामले में, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है, के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिनके संबंध में न्यायालय अपना समाधान करें और उनका अनुपालन न किए जाने पर अभियुक्त जमानत प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। तदनुसार देश के सभी राज्यों के लिए अनेक दिशा निर्देश जारी और भारत सरकार को एक जमानत अधिनियम की रचना करने के लिए सुझाव प्रस्तावित। मामले को समझ लें। तीन के तीनों बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ही उसमें समेट दिया। देखिए, सीधी सीधी बात बता दी सुप्रीम कोर्ट ने। निर्णय सार बहुत बेहतरीन है इसका, कम शब्दों में पूरी बात बता दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि जितनी भी अन्वेषण संस्थाएं हैं या अधिकारीगण हैं,
वो अभियुक्त को जब गिरफ्तार करें और उसे हाजिर होने की बातें कहे, जैसा कि धारा 41 और 41 का में कहा गया है, उन सब बातों में जो हमने पहले ही अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य जो 2014 का मामला डिसाइड किया है, उसमें सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं। उन सारे दिशा निर्देशों को मानने के लिए वो सारे अधिकारी कर्तव्यबद्ध हैं और उन निर्देशों का सारे न्यायालय समाधान कर लें कि वो उस निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनका सबका पालन करने के बाद अगर उनको लगता है कि अभियुक्त जमानत पर प्राप्त करने के लिए हकदार है, उसे जमानत मिलना चाहिए, तो वो उस अभियुक्त को जमानत पर रिहा करें, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये, जैसा कि हमने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में पहले ही आपको निर्देशित कर दिया है कि इन शर्तों के आधार पर आप अभियुक्त को जमानत दे दें। तो अगर वो शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो जमानत का हकदार है, इसका मतलब आप उसको जमानत पर रिहा करें। और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के राज्यों को दिशा निर्देश दे दिया कि जैसा कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 में हमने बताया, उस हिसाब से आप जमानत प्रदान करिए। और केंद्र सरकार को भी सुझाव दिया कि आप एक अधिनियम बनाइए, एक अधिनियम की रचना करिए जिसमें जमानत के बारे में और सुविधाजनक तरीके से और बेहतर तरीके से जमानत का प्रावधान किया जा सके, जमानत पर रिहा किया जा सके। और केंद्र सरकार को भी इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया जमानत के लिए नए नियम बनाने के लिए। ठीक, 3 बिंदु थे, तीनों बिंदुओं का निचोड़ सुप्रीम कोर्ट ने इतने से निर्णय सार में दे दिया। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल आपको समझना सब कुछ है कि प्रावधान में किन किन धाराएं, जितनी भी धाराएं ऊपर लिखी हुई हैं उन सारी धाराओं में इस केस को आप लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा निर्णय सार है, ये लिखेंगे आप, इतने पर आप पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इतना सा आपको लिखना होता है। आगे चले हम लोग दूसरे निर्णय पर। देखिए दूसरा निर्णय है सीआरपीसी का। ये इससे पहले सबसे पहले हमने एविडेंस कंप्लीट कराया था, फिर आईपीसी कंप्लीट कराई थी, अब सीआरपीसी चल रही है। इसमें हम आपको 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बता रहे हैं। निर्णय नंबर 2 में अंजू गर्ग और एक अन्य बनाम दीपक कुमार गर्ग, 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये क्या प्रावधान है? ये मेनली जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है उसके बारे में है पूरा। क्या कहती है आपको पता है, 125 हमने बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है अपने लेक्चर में। भरण पोषण से संबंधित धारा है ये, देखें क्या है इसमें, क्या हुआ है। पत्नी व बच्चों की भरण पोषण हेतु आवेदन पत्र को अवर न्यायालयों के द्वारा अस्वीकार किए जाने की वैधता, जहां पत्नी दहेज उत्पीड़न से त्रस्त होकर स्वयं बच्चों के साथ अलग रह रही है। कहने का मतलब है कि क्या ऐसी पत्नी को भरण पोषण मिलना चाहिए जिस पर पति या उसके रिश्तेदार दहेज उत्पीड़न से कर रहे थे, उसका तो बेचारी त्रस्त होकर अपने बच्चों के साथ पति से अलग रह रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसका निर्णय सार समझ ले हम लोग। छोटा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। जहां की पति, देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समझिए, इतना ही आपको लिखना है निर्णय सार निर्णय में। जहां की पति समर्थ शरीर वाला है, अपनी पत्नी व बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, वो बचाव नहीं ले सकता कि उसका व्यापार बंद हो चुका है, तदनुसार अपर न्यायालयों का आक्षेपित आदेश निरस्त, आवेदन की तारीख से प्रत्युत्तरदाता अपीलार्थी पत्नी को 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने के लिए निर्देशित और अवयस्क पुत्र के लिए 6,000 रुपये प्रति माह के भरण पोषण का आदेश कायम रखा गया है।
क्या मतलब हुआ इसका? जैसा कि इसमें बताया गया है, हुआ क्या है, ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हुआ ये था, असल में जो परिवार न्यायालय था उसने इन पत्नी को जो है भरण पोषण देने से मना कर दिया था। हालांकि बच्चे को 6,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण का आदेश दिया था। इन्होंने जब अपील की उच्च न्यायालय में, विचार चूंकि फैमिली न्यायालय से न्याय नहीं मिला, इन्होंने महिला ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने भी इनको राहत नहीं दी। इनका निर्णय जो था वो जो अवर न्यायालय या फैमिली परिवार न्यायालय द्वारा जो दिया गया था उसको निरस्त कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कल क्लियर कह दिया कि भले ही किसी का व्यापार बंद हो जाए, मगर अगर वो अपने हाथ पैरों से सही है, वो कमाने लायक है, तो उसको भरण पोषण अपनी पत्नी और बच्चों को देना पड़ेगा। कुल मिला के इस तरह से निर्णित किया सुप्रीम कोर्ट ने। और पत्नी को भरण पोषण दिलाया। और कब से दिलाया ये ध्यान रखेंगे आप, जिस दिन उन्होंने आवेदन किया था। लेटेस्ट पैटर्न यही चल रहा है कि जिस दिन से पत्नी आवेदन करती है भरण पोषण का, या बच्चे या जो भी भरण पोषण पाने का हकदार है, उसको भरण पोषण तब से दिया जाए जिस दिनांक से उसने आवेदन किया था। निर्णय 3 देख लें हम लोग क्या कहता है। सुश्री पी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा लंबा केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सॉरी। कई एक धाराएं इसमें है CRPC की, जो प्रावधान में बताई गई हैं। कई धाराओं से संबंधित केस है। धारा 177, 178, 179, 180, 184, 218, 220, ये सारी दंड प्रक्रिया की धाराएं इससे संबंधित हैं। मतलब ये केस इन सारी धाराओं में लिखा जा सकता है। क्या प्रश्न उठा है? मात्र क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504 व 506 के अंतर्गत अपराध में विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित कर दिए जाने की वैधता। समझ रहे होंगे मामले को कि इन धाराओं के जो ऊपर बताई गई हैं दंड प्रक्रिया संहिता की, इनके अभाव, क्षेत्राधिकार का अभाव हुआ है, तो क्या सिर्फ क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर इतनी जघन्य अपराध किया गया हो किसी व्यक्ति द्वारा, तो क्या वो विचारण न्यायालय द्वारा उन्मोचित किया जा सकता है? दूसरी बात, धारा 220 CRPC की, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504 और 506 के अंतर्गत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 धारा 220 जो होती है वो एक से अधिक अपराधों के विचारण के लिए होती है। तो कहने का मतलब है, चूंकि एक से अधिक अपराध हैं, तो क्या इन सब का विचारण एक साथ होगा, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। अगले पेज पर चले हम लोग। अगले पेज पर लिखा हुआ है कि देखिए मामले को समझ लीजिए। दूसरे पॉइंट को अगले पेज पर भी क्या लिखा है वो भी हम यहीं पर आपको समझा दें। धारा 220 जो कहती है, CRPC की धारा 220 जो कहती है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504, 506 के अंतर्गत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 के अंतर्गत एक ही क्रम के कृत्यों द्वारा उत्पन्न अपराध माना जाएगा? कहने का मतलब ये सारे अपराध जो हैं क्या एक ही क्रम में किए गए कृत्य माने जाएंगे? क्योंकि धारा 220 एक से अधिक अपराधों के बारे में बताती है। तो ये भी प्रश्न था कि क्या ये सारे अपराध जो किए गए हैं वो एक ही क्रम में किए गए कृत्य माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। चलें अब हम लोग अगले पेज पर।
देखिए यही पेज पे लिखा हुआ था, अगले पेज पर, कि धारा के अंतर्गत 220 के अंतर्गत एक ही क्रम के कृत्य द्वारा उत्पन्न अपराध माना जाएगा। तीसरा प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट को जो डिसाइड करना था वो था धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है ये, सपठित अनुच्छेद 20(2), बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, भारत का संविधान, मतलब ये दो धाराओं को एक धारा और एक भारत का संविधान का अनुच्छेद की बात कर रहा है। क्या क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण उन्मोचित अभियुक्त का पुनः विचारण धारा 300 सपठित अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत अभियुक्त को प्रदत्त विधिक व संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। सीआरपीसी की धारा जो 300 है वो कहती है एक बार दोषित या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का दोबारा विचारण नहीं होगा। और ऐसा ही अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक अपराधों एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारित या दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये धारा और ये अनुच्छेद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समान है लगभग। तो इस प्रश्न को भी अवधारित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उन्मोचित कर दिया गया है किसी व्यक्ति को तो क्या पुनः विचारण होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज़्यादा। तो निर्णय सार समझे हम इसका क्या हुआ है। एक और दो बिंदुओं को एक साथ, एक पहले बिंदु में मतलब जो पहला और दूसरा प्रश्न था उसको पहले पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, जहां की परिवाद के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504, 506 के अंतर्गत अपराध भारतीय दंड संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 184 सपठित धारा 220 के सिद्धांतों के अनुसार समय व स्थान तथा उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में सन्निकटता दर्शित नहीं करते हैं। उन सभी अपराधों का विचारण एक ही विचारण में नहीं किया जा सकता। सत्र न्यायालय ने ठीक ही क्षेत्राधिकार के अभाव में अभियुक्त को उन्मोचित करते हुए आदेश पारित किया। कहने का मतलब है जो विचारण न्यायालय ने, चूंकि उसने असमर्थता जताई कि हमको क्योंकि विचारण न्यायालय ने असमर्थता जताई कि हमको इतने बड़े अपराध का विचारण करने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, इसलिए उसने व्यक्ति को, जो अभियुक्त व्यक्ति था, उसको उन्मोचित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विचारण न्यायालय ने ठीक किया उन्मोचित करके, उसकी त्रुटि नहीं है, वह उसने गलती नहीं की। और उसने ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब जो अपराध किए जाएं, एक से अधिक अपराध किए जाएं और वो समय के अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार या सिद्धांतों के रूप में वो एक दूसरे से सन्निकट नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से संबंधित नहीं है, तो उनका विचारण एक साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें एक साथ विचारण की बाध्यता नहीं है। जैसा कि एक साथ विचारण के लिए दो धाराएं आपके पास हैं, सीआरपीसी धारा 184 और धारा 220। तो कहने का मतलब है एक साथ विचारण उन्हीं मामलों का होता है जो एक दूसरे के क्रम में हो, एक दूसरे के एक ही समय पर घटित हो या एक ही उद्देश्य से किए गए हों। इस तरह के अपराधों का विचारण एक साथ किया जाता है और इस मामले में ऐसा दर्शित नहीं हो रहा था, इसलिए संयुक्त विचारण की कोई ज़रूरत नहीं थी, संयुक्त विचारण नहीं होना चाहिए था। और विचारण न्यायालय ने ठीक ही उन्मोचित किया अभियुक्त को, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। अगले पॉइंट में जो तीसरा बिंदु था उस पर बहुत मेन फोकस किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको समझे। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 का संबंध है, सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 1/5/2019 के परिणाम स्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला चमोली ने अभियुक्त प्रत्युत्तरदाता को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अंतर्गत आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है। इसलिए उन्हीं तथ्यों पर अपीलार्थी को
विचारण का सामना नहीं करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा किया जाना न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) अपितु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में कथित सिद्धांतों का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जो सत्र न्यायालय का आदेश था, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थे चमोली के, उनको अधिकार था कि वो भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अंतर्गत विचारण कर सके, और उन्होंने विचारण करके माना कि अभियुक्त जो है इस पर कोई आरोप नहीं बन रहा है, उसे दोष मुक्त कर दिया। अब एक बार दोष मुक्त हो गया है, दोष मुक्त हो जाए या दोष सिद्धि हो जाए, ठीक, तो दोबारा विचारणा नहीं होता है। तो इसका मतलब दोष मुक्त हो गया, उस मामले में दोबारा विचारणा नहीं होगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप संविधान के अनुच्छेद 20(2) का भी उल्लंघन कर रहे हो और धारा 300 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए आप उल्लंघन नहीं कर सकते इन धाराओं का या इस अनुच्छेद का। इसलिए जो व्यक्ति दोष मुक्त हो गया है उसका दोबारा विचारणा उन मामलों में नहीं होगा जिन मामलों में उसको अधिकारिता नहीं थी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जैसे 376 का मामला है, उसमें उसने उनको उन्मोचित किया है, तो आप उसमें 376 के अनुसार आप उसको आगे चल के दोष मुक्त कर दें अगर वो मामला बन रहा है तो। ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिसाइड कर दिया। बहुत अच्छा निर्णय था ये। अब हम लोग चलें इस टॉपिक के आज के हमारे टर्न के आखिरी निर्णय पर। ये निर्णय नंबर 4 है सीआरपीसी का, जो कि आज के टॉपिक का आखिरी निर्णय है। सरताज खान बनाम उत्तराखंड राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। किन धाराओं का प्रावधान किया गया है इस निर्णय में देखें। प्रावधान में हमें बताया गया है धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता। जानते होंगे आप धारा 188 जो सीआरपीसी की है वो भारत से बाहर किए गए अपराधों से संबंधित है। धारा 188 बताया गया भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड या विचारण और दंड। तो हुआ क्या इस मामले में देखें आप। काठमांडू नेपाल से एक अवयस्क लड़की को भारत नेपाल सीमा से भारत में लाए जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी का भारतीय न्यायालयों के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 का 370(4) और 506 ऑब्लिक इसके अलावा 506 के अलावा धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विचारण, दोषसिद्धि और दंडादेश की वैधता। कहने का मतलब यह है कि काठमांडू की कोई लड़की है, उसको कोई व्यक्ति जो है अवयस्क लड़की है, उसको भारत नेपाल की सीमा से जो है वो व्यक्ति भारत में लाया है, और चूंकि वो अवयस्क है तो उसने व्यापहरण किया है और इस तरह की उससे जबरदस्ती कोई काम कराया है, तो क्या, और चूंकि वो अवयस्क है तो क्या इन सारे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति का विचारण किया जा सकता है यदि वो व्यक्ति भारतीय है तो, और दोष सिद्धि हो सकती है, और दोष सिद्धि और दंडादेश हो सकता है। अगर हुआ है तो क्या वैध है। इन सब मामलों पर प्रकाश डाला है सुप्रीम कोर्ट ने और डिसाइड किया है मामले को। निर्णय सार को समझें। जैसा कि हम बता चुके हैं जिन जिन धाराओं का जिक्र होता है, अब जैसे इसमें सीआरपीसी की धारा 188 से संबंधित कि भारत में किए गए अपराधों का विचारण, ठीक, इससे संबंधित आप लिख सकते हैं मामला कि अगर कोई मामला आ जाए कि भारत से बाहर अगर कोई सीमाओं से बाहर कोई अपराध किया गया है तो उसका
कहाँ पर किस तरह से विचारण होगा, किस तरह से उसको दंडित किया जाएगा, ये प्रश्न आ जाए तब आप इसको लिख सकते हैं केस लॉ को। इसके अलावा आईपीसी का भी अगर सेक्शन 363, 366 खा या 370(4) या 504, 506 के अंतर्गत कोई प्रश्न बन रहा है, वहां पर भी आप निर्णय सार लिख सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो थोड़ा सा भी लिख देंगे। अगर आप निर्णय का मतलब निर्णय जैसे सरताज खान बनाम उत्तराखंड राज्य AIR 2022 लिख दें और 2 लाइनें भी अगर लिख देंगे ना तो पर्याप्त हो जाएगा। अगर छोटा कोई क्वेश्चन है 2 लाइनें लिख देंगे, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब निर्णय सार को समझ लें थोड़ा सा, पूरी समरी आपकी समझ में आ जाएगी। इसके बाद जहाँ की अपराध का एक भाग भारत की भूमि पर पूर्ण हुआ, वहाँ संबंधित अपराधों में अपीलार्थी के विरुद्ध जांच एवं विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को प्राप्त होगा और धारा 188 का प्रतिबंध जो परंतुक है आकर्षित नहीं होगा। तदनुसार अपीलार्थी की दोष सिद्धि एवं दंडादेश पुष्टित। इतना तो मामला डिसाइड, जो ऊपर निर्णय सार जो प्रावधान था वो बात तो क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि चूंकि भारत का ये नागरिक है और भारत की सीमाओं में लाया है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो अपीलार्थी है ये इन अपराधों के विरुद्ध इसकी जांच और विचारण भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। और जो परंतु 188 का कहता है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, मतलब इस व्यक्ति का, इस अभियुक्त का विचारण भारतीय न्यायालयों में होगा और जो भी भारतीय न्यायालयों ने इसे दोष सिद्ध किया है, दंडादेश किया है, वो सही किया है, उसको हम पुष्टि कर रहे हैं, उसकी पुष्टित है वो। आगे थोड़ा सा मैटर समझा दिया कि हुआ क्या था मामले में। जहां की खकरा पीलीभीत निवासी अपीलार्थी ने भारत नेपाल सीमा पर लगे बाजार में उपस्थित काठमांडू नेपाल निवासी अवयस्क पीड़िता को काम दिलाने का लालच देकर भारत में आने के लिए उत्प्रेरित किया और उसका शोषण करने के आशय से उसे बहकाया और फुसलाया, किंतु भारतीय सीमा में पकड़ा गया। वहां उपर्युक्त धाराओं में देश सिद्धि और दंडादेश विधिपूर्ण एवं न्यायोचित है, अपील निरस्त। कहने का मतलब है अभियुक्त व्यक्ति जो है पीलीभीत का निवासी है, खकरा मोहल्ले का है ये। उसने क्या किया, नेपाल गया, नेपाल में देखा इसने एक अवयस्क लड़की है, उसको ले फुसला के, उसको काम का लालच दे के, गरीब थी उसको लालच दे के अपने भारत ले आया। भारत में लाने के बाद उसने उसका उत्प्रेरण, उसको जो है शोषण किया उसका, इसीलिए, और ये शोषण करने के दौरान पकड़े गए, इसलिए इसका जो भी इस पर जो इसकी दोष सिद्ध हुई है, दंडादेश हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है, न्यायोचित है, विधिपूर्ण है, ये दंड का भोगी है, दंड पाने लायक है और इसलिए हम इसकी अपील निरस्त करते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहकर निर्णय पारित कर दिया। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 4 निर्णय आज हमने आपको पढ़ाए हैं, अनुमानित 4-5 निर्णय, कभी छोटे निर्णय होते तो 6 भी पढ़ा देते हैं। इस तरह से मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 निर्णय हम आपको पर डे दे रहे हैं। इससे पहले हम आपको पूरी CRPC पढ़ा चुके हैं, पूरी IPC पढ़ा चुके हैं और अब CRPC के हम आपको निर्णय दे रहे हैं। निर्णय जो 2022 के हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दे रहे हैं। इससे पहले हम एविडेंस एक्ट के निर्णय दे चुके हैं और IPC के निर्णय दे चुके हैं। समय बहुत कम बचा है, अब आपके पास 20 दिन के अंदर का समय है, बहुत तेज़ी से समय चला जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा, इसलिए हमने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट कर दिया आप लोगों के सामने। ये नंबर है हमारा 9450770672। आप प्रेशर में होंगे इसलिए हम आपके प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आपको आगे और गाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझा सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है। ये भी 500 रुपये फ़ीस उन लोगों के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन हो जाएगा तो ये 500 रुपये भी हम वापस कर देंगे। आप अगर हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं है। हमने आपको ना चैनल दे दिया @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। इस चैनल को आप यूट्यूब पर डालेंगे तो डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगे आप, जहां पर डे 1 से लेकर डे 100 तक के आपको वीडियो दिखेंगे।
अगर आप डे वाइज पढ़ना चाहते हैं तो डे वाइज पढ़िए, डे वाइज नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप उस प्लेलिस्ट के सहारे से आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए। पूरा मैटर हमने दिया है, हर वीडियो के साथ हमने आपको ये हैंड रिटन नोट्स दे दिए हैं पीडीएफ के फॉर्म में। जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, मोर को टच करिए, पीडीएफ खुल जाएगा। बेहतर तरीका ये है, पीडीएफ अपने हाथ में रखिए, फिर मैटर के वीडियो को देखिए, आपको 100% बात समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई दुविधा हो रही है, कोई असुविधा हो रही है, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार की, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिलाना है। कंप्लीट मैटर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है मेंस में। सिर्फ आप इतना तैयार करिए जितना हमने पढ़ा दिया है। बेहतर तरीका ये है कि आप मैटर को एक बार समझ लीजिए, फिर वीडियो को चलने दीजिए। पूरे सब्जेक्ट को आप बहुत आराम से 4-6 घंटों में तैयार कर लेंगे। अगर आप हमारे बताए हुए तरीकों से पढ़ेंगे तो पर डे आपके 2-3 सब्जेक्ट पर डे रिवाइज होते चले जाएंगे, पर डे होते चले जाएंगे। वीडियो को दिन भर चलने दीजिए, जिससे आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको स्ट्राइक कर जाएगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मैटर को पूरा याद करिए। कोई असुविधा हो हमको मैसेज या कॉल करिए। दूसरी चीज़, इस मैटर को ये कंप्लीट मैटर है मेंस के लिए, पीसीएसजे के लिए। सारे कैंडिडेट्स को आप शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।